वीडियो ऑन करके रखा है, बाकी सब भी वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा है। और अगर सुविधाजनक नहीं है तो मत कीजिए। हाँ सविता जी, आप बताएंगे मुझे कल हम लोग कौन सी पीपीटी पे 33 कंप्लीट हो गए। 33 हाँ अभी ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस के लिए जो हमारे कारण थे, कॉजेस थे, है ना, उसको एक समरी में देख लेते हैं। जितना भी स्ट्रेस है शायद उसका एक ही कोई कारण है। एक बार उस कारण को समझ लिया तो उस कारण को हम जड़ से मिटा सकते हैं। उस कारण को दूर करने के लिए जितने भी ट्रीटमेंट्स है या जो भी उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, वो प्रयास करके हम उस कारण को मिटा सकते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो सकता है। जैसे कि अगर आपके घर में, है ना, आपको समझ लो कोई एक तकलीफ है, आपको है ना अचानक से बैक प्रॉब्लम हो चालू हो गया है, लोअर बैक में आपको प्रॉब्लम चालू हो गया है। लेकिन वो लोअर बैक का जो प्रॉब्लम था, ये आपको किसी वजह से आया, मतलब कि अचानक से कुछ एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम चालू हो गई है। अभी प्रॉब्लम तो ये थी, लेकिन अब उसकी वजह से क्या हो गया, अब आपको खुद से डिससेटिस्फेक्शन होने लगा। आप जो काम करना चाहते वो नहीं कर पा रहे। आपको गाड़ी चलाना है, आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हो। उसकी वजह से आपको ना जो बस है या रिक्शा है या ट्रेन है, उससे जाना पड़ रहा है काम पे। उसकी वजह से आपको लेट होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है। और काम पे जब जाते हो तो लेट होने की वजह से बॉस आपको चिल्लाता है, तो उसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन आता है। तो अल्टीमेटली आपका ध्यान में लगता नहीं है, या बैठे बैठे आपको लगता है कि अरे मैं तो ठीक ही नहीं हूँ और ये नहीं कर पाता। जो इफेक्ट है आपके पूरे रूटीन पे पड़ा, आपके घर पे पड़ा, क्योंकि आप घर पे भी बहुत चिड़चिड़ करते हो, बाहर भी आपका ध्यान नहीं लगता है काम पे। तो एक ही रीजन हो सकता है या बहुत सारे रीजन भी हो सकते हैं स्ट्रेस के, लेकिन उस रीजन को समझना और उसको दूर करना। क्योंकि एक रीजन जो है वो आपके सारे सिस्टम पे अफेक्ट करता है, आपके डाइजेशन पे, ब्लड सर्कुलेशन, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, है ना, वो हर एक सिस्टम पे इफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम उस बात को समझे कि क्यों हुआ और उसका योगा से निदान करना चाहे, तो बहुत अच्छी तरह से हम निदान कर सकते हैं योगा से भी। अब योगा से हम या कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बस्टर जिसको बोलते हैं, ओके, एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट टू चेंज, उसको आत्मसात करना और जो भी चेंजेस आए हैं उसमें अपने आप को डालना, अनुकूलन करना। जैसे कि अगर आप अभी है ना, आप मान लीजिए आप एक स्कूल में टीचर है, और स्कूल में टीचर होने की वजह से आपका जो स्कूल का टाइम था वो सुबह 7 बजे से 1 बजे तक या 12:30 बजे तक था। फिर उसके बाद स्कूल ने, है ना, कुछ सालों के बाद स्कूल ने डिसाइड किया कि अभी हमारा जो बोर्ड है एसएससी बोर्ड से हम आईसीएससी बोर्ड में जाएंगे, तो आपका जो स्कूल का टाइम है ना 7 बजे से 3 बजे तक हो जाएगा। अब टीचर्स को क्या लगे, नहीं करने के लिए तैयार है, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जॉब तो छोड़ नहीं सकते, जॉब छोड़ेंगे तो फिर है ना प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मजबूरन उनको फिर वो पहले जो 1 बजे छूट जाते थे, अब उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा 3 बजे तक का। वो सोच सोच के उनको बहुत स्ट्रेस आने लगा कि मैं फिर मेरे जो दूसरे काम है मैं वो कैसे करूंगी, या 2 घंटा लेट जाऊंगी। ये सब अभी स्कूल का 3 बजे चालू होने के पहले ही उनको बहुत स्ट्रेस आने लगा, उसके बारे में मैनेज करना। वो चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर वही दूसरी जगह, अगर आपने योगा किया है, आप मन शांत रखते हो, तो आप इसको एज ए पॉजिटिव चेंज की तरह ले सकते हो कि अगर यहाँ पे अभी एसएससी बोर्ड से आईसीएससी बोर्ड में कन्वर्ट होगा तो हमें नया ट्रेनिंग मिलेगा, हम नई नई चीजें सीखेंगे। उसके अलावा हमें अगर हमारे घंटे बढ़ेंगे तो हमारे पैसे कमाने का ज्यादा मौका भी मिल सकता है ना। और हमारा भी जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा कि मैं पहले ये बोर्ड को सिखा रही थी, अभी इंटरनेशनल बोर्ड या उसके आगे के बोर्ड को सिखाऊंगी मैं। अगर आपने ऐसा सोच के उसको पॉजिटिवली लिया तो स्ट्रेस गया, उल्टा आप खुश हो जाओगे, वो यू स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि अरे बाप रे अब क्या करेंगे, तो वो डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो जो भी आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, एडॉप्ट करना और उसके अनुसार खुद को डालना, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। इससे आपका स्ट्रेस तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर आप में से किसी को कुछ ऐसे सिचुएशन आई है और आपने उसको कैसे खत्म किया है तो आप भी शेयर कर सकते हो आप मुझे कभी भी। नाउ, नो एडिक्शन टू वर्क। नो एडिक्शन टू वर्क मतलब कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगा उतना ज्यादा कमाऊंगा, और अपने आप को पूरा 24 घंटे काम में झोंक देते हैं, वर्कोहोलिक हो जाते हैं, है ना, कि दुनियादारी से मतलब नहीं, वर्कोहोलिक। तो उसकी वजह से भी उनको काम का बहुत स्ट्रेस हो जाता है, एक ही एक चीज करते रहने से फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से भी, है ना। तो इसीलिए किसी भी चीज का एडिक्शन रखो ही मत। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा, वही सबको मालूम है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, हमेशा सकारात्मक विचार रखोगे तो आपका स्ट्रेस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हर चीज में कुछ न, सोचो कि ये कुछ जो जो भी मेरे सामने हो रहा है, भले आपको इस समय लग रहा है कि ये बुरा हो रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा ही ढूंढो। जैसे ही आप अच्छा ही ढूंढोगे तुरंत स्ट्रेस कम हो जाएगा आपका। अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालो, फैमिली के साथ घूमने जाओ, परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ घूमो। अभी देखो, कोरोना था तो कितना सारे सब लोग घर में थे, लेकिन जैसे ही कुछ फेस्टिवल आता था लोग निकलते थे तो उनका स्ट्रेस कम होता था। या अभी गणपति का टाइम है ना, सबके घर में गणपति है, तो आप देखो आपका जो जिसने जिसने घर में गणपति रखी होगी ना, उनके घर में सब मिलने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, और उतने देर तक है ना उनको कुछ याद ही नहीं रहता कि मुझे किसी प्रकार का स्ट्रेस है, ये क्या है। वो इतना उस काम में बिजी रहते हैं और इंजॉय होके करते हैं, ऐसे क्रिटिसाइज करके नहीं करते, अरे क्या ये करना वो करना, ऐसे नहीं, इंजॉय होके करते हैं, लोगों का वेलकम करते हैं। तो वो टाइम कैसे एकदम चला जाता है, याद ही नहीं पड़ता है। लेकिन वही इसके पहले और बाद में आपको काम काम काम, है ना। तो अगर अपने टाइम फैमिली के लिए टाइम निकालोगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, फिर उससे भी स्ट्रेस कम होता है। और अपने लिए हमेशा नई चीजें सीखने के लिए ट्राई करो ना। अभी आपको लगता है अरे मेरी उम्र तो इतनी हो गई है, अभी मैं क्या सीख सकता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा अपने योगा प्रोफेशन में भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद ही योगा कोर्स ज्वाइन करते हैं। मतलब कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि मैं आज से ये कुछ नया सीखूंगा। तो ऐसे लोग कभी स्ट्रेस में होते ही नहीं है, कि भले आपको लगे मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सीखते रहो। ये आपको लगता है कि अरे मैं तो पूरा टाइम तो मेरा ऑफिस में चला जाता है, फैमिली में चला जाता है, तो मैं क्या सीख सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप नहीं सीख सकते तो कुछ ऐसा सीखो जिसके लिए आपको महीने 2 महीने नहीं देना पड़े। कुछ 1 आध घंटे का भी कोई कोर्स आपको कहीं मिल रहा है, वर्कशॉप है, वो अटेंड कर लो, है ना। नाउ लाफिंग सेशंस, आपने देखा होगा कि बहुत बार सब लोग मिलते हैं और लाफिंग सेशन करते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हा 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 हा, हाथ नीचे करते हुए हा हा करते हैं ना। तो इससे क्या होता है कि आपके, या बहुत सारे लोग मिलके वहां पे चुटकुले सुनाते, जोक सुनाते हैं, या जैसे कपिल शर्मा शो है ना, इस तरह से कोई क्लब में जाते हैं, वहां पे लोग हंसी वाले, है ना, सब बातें होती है। तो ऐसे लाफिंग सेशन अटेंड करो और आपके रिलेशनशिप इंप्रूव करो, क्योंकि बहुत बार हमें जो स्ट्रेस आता है वो हमारे आसपास के जो रिश्तेदार है, हमारे घर के लोग हैं, उनसे भी हमें आता है। तो आप इस तरह से लोगों के बारे में केयर करो, उनके ऊपर भी ध्यान दो, तो उससे क्या होगा, आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होगा और उसकी वजह से भी आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। चेंज योर लाइफस्टाइल। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप है ना रोज ऑफिस में लेट होते हैं, उसकी वजह से बॉस की डांट मिलती है, उसकी वजह से आपका दिन खराब होता है, ऐसा रोज होता है। तो क्यों नहीं आप एक बार अपना लाइफस्टाइल बदल लेते। आप काम करो, रात को जल्दी सोना चालू करो और सुबह 1 घंटा जल्दी उठो और ऑफिस में 15 मिनट पहले पहुंचो। आपका टाइम है 10 बजे का, तो उससे 15 मिनट पहले ही पहुंच जाओ। चेंज कर दो अपनी लाइफस्टाइल को, उससे भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, है ना। योगा, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और अदर प्रैक्टिसेस, अगर आप योगा में रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन करोगे तो ऐसे भी आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। चेंज इज द ओनली परमानेंट थिंग। अभी आपको मालूम है परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये कहाँ पे पढ़ा है आपने? कोई नहीं बताएगा, कोई बात नहीं। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है वो भी नहीं मालूम, ठीक है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये जो लाइन है ये आपके भगवत गीता में है, ठीक है। तो हर चीज हमेशा चेंज होना ही परमानेंट है ना।
इसीलिए हमेशा जब भी आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, जैसे उम्र बढ़ रही है तो किसी किसी को उसका भी स्ट्रेस आ जाता है, अरे बाल पक रहे हैं, है ना, शरीर बूढ़ा हो रहा है, बीमारियां आ रही है, वो चेंज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमेशा धीरे धीरे उम्र तो बढ़ेगी ना, कम नहीं होगी। तो वी शुड एक्सेप्ट चेंज, इट इज इनवाइटेबल। अगर हम जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करो, and the only way to make sense out of change is to join the dance, social work or a new activity you have never done before. और अगर आपको तकलीफ हो रही है चेंजेस एक्सेप्ट करने में, तो आपकी हॉबीज जो है, ग्रुप सोशल में जो हम लोग काम करते हैं उसको कुछ ज्वाइन करो, किसी क्लब को ज्वाइन करो, लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करो, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, है ना, ऐसी जो एक्टिविटी है जहाँ पे कई सारे लोग आपको अपनी उम्र के या आपके जैसे लोग मिल सके, ताकि उनके साथ भी टाइम स्पेंड करके भी आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। और जब भी आप ऐसा ही मत सोचो कि जब भी चेंजेस होता है तो बुरा ही होता है, बहुत बार चेंजेस जो है वो बहुत खुशियां भी लेके आता है। वी शुड बी हैप्पी दैट आवर चिल्ड्रंस आर ब्लेस्ड, है ना, और हमें भी बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे सारे परिवार वाले अच्छे भी, आप अच्छा स्ट्रेस कम कर सकते हो खुद के साथ पॉजिटिव टॉक करके, ग्रेटिट्यूड फील करके, खुद के साथ, है ना, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। और अगर आपके मन में निगेटिविटी आ रही है तो ऐसा पॉजिटिव शब्द को ही 4 बार दोहराइए मन में, है ना, तो उसके साथ भी आपके जो स्ट्रेस है वो कम हो सकते हैं। नेवर से आई एम टू ओल्ड, ना, कभी भी मत बोलो कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरी तो उम्र हो गई है, ऐसा कभी मत बोलो। क्योंकि देर आर 3 एजेस, क्रोनोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। आपकी उम्र है ना, उसको हम 3 उम्र बोल सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल उम्र एक अलग होती है, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल उम्र अलग रहेगी। आप कैसी सोच रखते हो, आपका शरीर जो है वो कितने साल का है ना। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो उनका एज 60 साल हो गया है, लेकिन अभी भी वो बच्चों की तरह हमेशा उत्साहित रहते हैं। ओके। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक 20 साल का भी नौजवान है और बुड्ढों की तरह सोचता है कि यार अभी क्या, लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है ना, ऐसा भी वो सोच सकता है। okay? और क्रोनोलॉजिकल में कैसे कि आपका जो जितना जन्म है ना, उतने से ही आपको, मतलब आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उससे अगर आपकी एज निकालेंगे तो एक वो एज आएगी। एक तो बायोलॉजिकल एज, मतलब कि आपका शरीर जो है वो यंग है, एक्सरसाइज योगा अच्छे से करते हो तो आप यंग दिखते हो, है ना। 50 साल वाला भी जो इंसान है वो हमें दिखता है कि तो 30 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखा है, स्ट्रेस फ्री रखा है, योगा मेडिटेशन करता है। साइकोलॉजिकल एज मतलब अपनी बुद्धि के साथ, आप 60 साल के हो लेकिन अगर आपके विचार 16 साल जैसे है तो आपकी उम्र उतनी है। And the first one is calculated based on our date of birth. The second is determined by the health conditions. And the third is how old you feel are. ना, जितना साल आप महसूस करते हो उतने साल के हो, ऐसा ही मानो। While we do not have control over the first, we can take care of our health with good diet, good exercise and cheerful attitude. अभी जो क्रोनोलॉजिकल एज है हम उसको तो रोक नहीं सकते, हम जब से पैदा हुए हैं उससे हमारी उम्र तो जाती ही जा रही है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल को कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे विचार कैसे हो, यंग जैसे हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, उसके लिए हम अपना डाइट, एक्सरसाइज और हमेशा उत्साहित एटीट्यूड रख के भी हमारा एज कम कर सकते हैं। A positive attitude and optimistic thinking can reverse the third age. और अगर हम अपना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ना, हमेशा सकारात्मक रहेंगे, अच्छा ही सोचेंगे, तो हमारा जो साइकोलॉजिकल एज है उसको भी हम कम कर सकते हैं। अभी योगा या स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसमें है इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। गुड रिलेशनशिप विद कलीग्स आर क्रूशियल। ओपन डिस्कशन इज एसेंशियल टू एनकरेज पॉजिटिव रिलेशनशिप। अभी आपको लगता है कि अरे मैं तो घर में तो ठीक है, मेरा घर में सब अच्छा है, लेकिन ऑफिस में तो इतना पॉलिटिक्स चलता है कि मेरा एक काम होगा, एक काम मैं बोलूंगा तो वो कभी होगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, उसके लिए आप, है ना, आपके जो कलीग है उनके साथ बातचीत कर सकते हो, ओपन डिस्कशन रख सकते हो कि आप किसी चीज के बारे में ऐसा सोचते हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। ओके।
तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, है ना। इस तरह से ओपन डिस्कशन करने से आपका जो विचार है वो दूसरे लोग सुनेंगे, आपके कलीग, और आपके कलीग के विचार भी आप सुनोगे, तो उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि हम और अच्छा कैसे करें, है ना, किसका ज्यादा पावरफुल थॉट है। और इससे आपको अपने कलीग के साथ भी आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। नाउ forgive then forget. Do not be bothered too much about others mistakes. ओके, पहले तो forgive मतलब क्या, उसको माफ कर दो और भूल जाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी चीज से आपको बॉदर हो रहा है, कोई चीज अपना, हाँ, अच्छा मुरली सर ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या? हाँ मुझे उनका भी आया है, एक मिनट। सर जी, हॅलो. ओके मॅडम, हाँ सर। ओके. एक प्रश्न होता माझा. ना आपने बहुत अच्छा ना सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने भी अपना पूरा एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से किया, लेकिन मास्टर्स देन फॉरगेट। ओके, डू नॉट बी बॉदर्ड टू मच अबाउट अदर्स मिस्टेक्स। कि अगर कोई है ना गलतियां करता है या आपको कुछ बोलता है, तो क्या करना है, हमें इतना ध्यान नहीं देना है, जस्ट भूल जाओ, उसको क्षमा कर दो और भूल जाओ। We are not spiritual enough to show our other cheek when we are slapped on one cheek. Okay? अगर जैसे गांधी जी बोलते थे ना, एक गाल पे मारा तो वो दूसरा गाल भी आगे कर देते थे, है ना, कि इस पे भी मारो, है ना, ऐसा कि इसको छोड़ो मत। हम लोग तो वैसे नहीं है, है ना। तो ऐसा भी मत बनो कि किसी ने आपको, है ना, काम दिया तो आपने इतने ईमानदारी से करके दे दिया, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं हुआ, क्रेडिट उसने पूरा ले लिया। तो ऐसा मत करो कि एक गाल पे किसी ने मारा तो दूसरे गाल पे मारो, या उसको मारने का मौका दो। वहां हुआ तो वहां पे रुक जाओ। इससे क्या होगा कि आपको बाद में फिर ऐसा नहीं होगा कि मेरे साथ चीट हुआ, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, है ना, स्ट्रेस नहीं आएगा आपको। तो आपकी लिमिट कहाँ तक है वो ध्यान में रखो। बट फॉर द सेक ऑफ आवर ओन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, लेट अस फॉरगिव एंड फॉरगेट एवरीवन एंड योरसेल्फ, अदरवाइज वी विल बी ओनली इंक्रीजिंग आवर बीपी। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसकी वजह से हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा होने पे क्या होता है कि हम अगर भड़ास निकाल नहीं पाते ना, तो और ज्यादा बीपी हाई हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है कि ऐसे मान के चलो कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो पहले तो ट्राई करो कि जो मुझे गुस्सा आया है दूसरे किसी की बात पे या उसकी गलती पे, तो उसको हम क्या सुधार सकते हैं क्या, उसको सुधारने का ट्राई करो। नहीं हो रहा है ना तो जाने दो, भूल जाओ, ठीक है। लेकिन वो गुस्से में रह के अपना बीपी किसी की वजह से मत बढ़ाओ। नाउ नेक्स्ट इज ABC ऑफ मीनिंग स्ट्रेस, मैनेजिंग स्ट्रेस, है ना। ये ABC के साथ आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। A मतलब अवेयरनेस, आइडेंटिफाई द कॉज। अगर आप हमेशा सचेत रहोगे, सजग रहोगे कि मुझे स्ट्रेस क्यों आ रहा है, मैं अभी दुखी क्यों हूँ, मुझे टेंशन क्यों आ रहा है, मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों हूँ, अगर आप उसके लिए अवेयर रहोगे क्या रीजन है, तुरंत फाइंड आउट करो कि क्या रीजन है। जैसे रीजन फाइंड आउट होगा आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो उसके लिए, लेकिन रीजन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको, अवेयरनेस चाहिए, जागरूकता चाहिए, सजगता चाहिए। ओके, नाउ बी इज बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या, ट्राई टू बैलेंस पॉजिटिव एंड निगेटिव स्ट्रेस। अभी कोई बोलेगा कि मुझे हमेशा यू स्ट्रेस होता है, डी स्ट्रेस होता नहीं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस होता है, लेकिन हमेशा ट्राई करो कि यू स्ट्रेस ही रहे, डी स्ट्रेस कम रहे, निगेटिव स्ट्रेस कम आए। और ट्राई करो कि निगेटिव स्ट्रेस को हम पॉजिटिविटी में कैसे बदल सकते हैं। ओके, अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि एक दो व्यक्ति थे, है ना, उनका काम था सर्वे करना। तो एक चप्पल बनाने वाली कंपनी थी, उनको ऐसा था कि एक आदिवासी एरिया था, उन्होंने दोनों मैनेजर को भेजा एक एक करके कि आप देख के आओ वहां पे, कि वहां अगर हम उनके हिसाब से कोई चप्पल या कोई मॉडल बनाए, जूता बनाए, तो क्या वहां पे चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना, हमारी बिक्री कितनी होगी, हमारा बिजनेस कितना होगा, उसके ऊपर सर्वे करके आओ, ताकि हम वैसा प्रोडक्शन करें या वहां पे अपनी फैक्ट्री लगाए कि नहीं लगाए। तो उसमें से पहला मैनेजर गया ना, उसने पूरे गांव का निरीक्षण किया आदिवासियों का, तो उसने देखा कि किसी आदिवासी ने तो चप्पल पहना ही नहीं है।
तो उसको लगा जब इनको मालूम ही नहीं है, बिना चप्पल के अपना काम निकाल रहे हैं, तो ये क्यों पैसा खर्च करने जाएंगे, तो कोई खरीदेगा ही नहीं। उसने आके रिपोर्ट में क्या बनाया, वहां पे कोई चप्पल नहीं पहनता है, इसकी वजह से हमारा एक भी बिक्री नहीं हो गई, तो आप वहां पे मत डालो, कोई भी एक पैसा खर्च नहीं करेगा वहां पे। दूसरे मैनेजर को भेजा वहां पे, तो उसने देखा कि अरे कोई चप्पल नहीं पहनता है वहां पे, किसी ने पहना नहीं है। उसने आकर रिपोर्ट में क्या बोला कि हमारा पहले महीने में ही धंधा 100% से ऊपर जाएगा, क्योंकि एक भी बंदे के पास चप्पल नहीं है। मतलब अगर हमने वहां पे प्लांट लगाया जूता बनाने का, तो पूरा जूता पहले महीने में बिक जाएगा, क्योंकि हम पूरे गांव को जूता बेचने वाले हैं। पूरा गांव पूरा जूता ले, क्योंकि किसी के पास भी जूता नहीं है ना। तो आपको समझ में आया यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस, या पॉजिटिव को निगेटिव में, निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदलना। आप सभी ने सुना होगा, है ना, जो ग्लास में पानी है वो आधा भरा हुआ है आधा खाली है, वो एटीट्यूड है ना। तो हमेशा निगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदले, वो है आपका बैलेंस। कंट्रोल, कंट्रोल बिफोर यू स्ट्रेस टू डी स्ट्रेस। अगर आपके पास स्ट्रेस आया है ना, सिम्टम्स आ गए कि अरे हाँ टेंशन, अभी एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा अरे एग्जाम आया तो अभी पढ़ाई करना पड़ेगा, वो यू स्ट्रेस है। जब तक आपको ध्यान है मुझे पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई का 1-2 घंटा टाइम मिल रहा है ना, तब तक वो इस यू स्ट्रेस है। लेकिन अगर आपकी कुछ पढ़ाई ही नहीं हुई और अभी एग्जाम अगले 2-3 दिन में है और कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, तो वो डी स्ट्रेस में बदल जाएगा कि ओ माय गॉड मैं तो एग्जाम छोड़ने वाला हूँ। तो आपका यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस में कन्वर्ट हो उसके पहले ही अलर्ट हो जाओ, कंट्रोल करो उसको, है ना। यू स्ट्रेस को डी स्ट्रेस में कन्वर्ट मत होने दो। चेंज योर लाइफस्टाइल। मैनेज कैसे करोगे, डाइट से। अच्छा डाइट लो, सात्विक डाइट लो, उससे आपके शरीर पे उसका अच्छा होगा, हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे सात्विक डाइट से। एक्सरसाइज करो। अभी एक्सरसाइज में ऐसा नहीं कि सिर्फ योगा करो, कोई भी एक्सरसाइज ले सकते हो, वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, डांसिंग, है ना, एरोबिक, जुम्बा, जो करना चाहे वो एक्सरसाइज करो, लेकिन करो, शरीर को हिलाओ, तमस से उसको रजस में लेके जाओ। अवेयरनेस, अपने आसपास क्या आपके साथ हो रहा है उसके प्रति अवेयर रहो, है ना, और अपने लिए टाइम निकालो, रिलैक्सेशन करो, okay? और स्मोकिंग, अल्कोहल, ऐसे जो निगेटिव चीजें हैं उसको आपकी लाइफस्टाइल से दूर करो, तो इससे भी आपका जो स्ट्रेस है वो मैनेज हो जाएगा। नाउ टाइम मैनेजमेंट। मेक अ लिस्ट, प्रायोरिटाइजेशन, व्हाट मस्ट बी डन, व्हाट शुड बी डन, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। अभी आपके पास बहुत सारे काम है, जब आपने टू डू लिस्ट बनाया कि मुझे कल क्या काम करने हैं, ठीक है, तो उसमें अपने आपके पास 10 काम है करने के लिए। अभी अगर आप ऐसे ही आपने जो लिस्ट बनाई ऐसे रैंडमली करना चालू करोगे ना कि चलो पहले ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, और 5-6 काम करने के बाद आपको ऐसा लगा अरे दिन तो पूरा निकल गया, टाइम ही नहीं मिला, या मैं थक गई, या जाने दो ना। उससे क्या होगा कि बाद में पता चला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो तो रह ही गया, क्योंकि आपने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड ही नहीं की थी। तो उसमें क्या करना है, आपने 10 कामों की लिस्ट बनाई है, तो सबसे पहले काम को ऊपर रखो, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि ये काम कल होना ही चाहिए, उसको सबसे ऊपर रखो, है ना। उसके बाद फिर उस काम को रखो जो काम आपको, कि ये काम कल मुझे करना है, यू शुड बी डन। उसके बाद व्हाट यू वुड लाइक टू डू। अब ऐसा भी कुछ काम रहेगा जो आपको लगेगा कि चलो ये काम भी कर लेता हूँ, ये महीने ये भी काम करना था तो इसका भी लिस्ट बना ही लेता हूँ, लेकिन अगर वो काम कल नहीं हुआ, परसों हुआ, तो भी चलेगा। अगर आप इस तरह से टाइम मैनेजमेंट के साथ, प्रायोरिटी के साथ काम करोगे ना, तो आपको स्ट्रेस कम आएगा, या आएगा ही नहीं। जितना अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट होगा उतना ज्यादा आप स्ट्रेस से दूर रहोगे। लेकिन क्योंकि हम टाइम मैनेजमेंट या प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करते, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अभी आपके सामने 2 प्रायोरिटी है, जैसे अभी हमारा 6 से 7 का लेक्चर है, और 6 से 7 बजे ही आपको इम्पोर्टेंट काम आया, किसी क्लाइंट का काम आया, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपको किचन में कुछ काम आया, कोई मिलने आ गया घर पे, है ना, या कोई मीटिंग हो गई। इतनी सारी चीजें में से कुछ भी आपके साथ हो सकता है। आपके पास दोनों ऑप्शन है कि या तो आप वो अपना वो काम करें, या तो ये लेक्चर अटेंड करें, ठीक है।
अभी आपका जो भी डिसीजन था, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है या मुझे योगा मेरी हॉबी के अंदर रखा है वो मुझे सीखना ही है, तो आप लॉग इन करोगे और करोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है जाने दो ना सर, रिकॉर्डिंग तो देने ही वाले हैं, वो मैं बाद में देख लूंगा, ऐसा करके आपने उसको नीचे कर दिया और फिर आपने वो लेक्चर मिस किया और आपका दूसरा काम किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आप बाद में भी लेक्चर को रिकॉर्डिंग सुन नहीं पाए क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में वो था ही नहीं। आपने सोचा आज सुनूंगा कल सुनूंगा, आज सुनूंगा कल सुनूंगा, वो चला गया और फिर एग्जाम आते आते आपका फिर ऐसा होगा कि मैं इस बार एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, अगले साल एग्जाम दूंगा। ठीक है, और फिर अगर आपने छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो वो स्ट्रेस में आपको हो जाएगा कि अरे इतने सारा पोर्शन हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आपकी पहले प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड करो, उसके हिसाब से काम करो। ठीक है, नाउ कट आउट टाइम वेस्टिंग, लर्न टू ड्रॉप अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, से नो और ना डेलीगेट, आस्क फॉर हेल्प व्हेन इफ इट इज नेसेसरी। अभी देखो फोटो में दिख रहा है इतना सारा काम है। अभी इतना सारा अगर आपके पास काम है, अगर बहुत सारा, तो आपको भी पता है अगर मेरे पास काम ज्यादा है तो मुझे टाइम वेस्ट कम करना है, फोकस करके काम करना है। लेकिन अगर हमने उसको चैटिंग में या कुछ और गॉसिपिंग में टाइम निकाल दिया और फिर डेडलाइन आ गई और हमने काम नहीं किया, तो स्ट्रेस 100% आना ही है ना। तो इसके लिए टाइम वेस्ट करना बंद करो। अनइम्पोर्टेंट एक्टिविटी अगर आपको कुछ लग रही है कि मेरे पास ये काम है, ये जो अभी मैं कुछ काम करने जा रहा हूँ, ये उस काम के लिए इम्पोर्टेंट है क्या कि नहीं इम्पोर्टेंट है, उसको कम करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी काम है और आपके पास और एक्स्ट्रा काम आ रहा है ना, तो प्रॉपरली नो बोलना सीखो। नो, मेरे पास बहुत काम है तो आज मैं ये काम नहीं कर सकता। ओके, और अगर आपके पास बहुत सारा काम आ ही गया है और आपने उसको लिया है, तो दूसरों की हेल्प भी ले लो कि आज मुझे ये काम करना था, देना था, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो आपके जो भी रहेंगे जिनसे आप हेल्प ले सकते हो, उनसे हेल्प मांगने में कुछ हेजिटेट मत करो। ओके, तो इससे भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। नाउ टाइम इज प्रीसियस, it is almost like holding a horse rein. When they are in your hands, you can control them. Imagine that every day you are born again. Yesterday is paid check, tomorrow is a promissory note, today is ready cash, use it profitably. Live this moment, है ना। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसके ऊपर पूरा लगाम लगा के रखो। घोड़े के जैसे होता है ना लगाम, अगर लगाम छूटी तो वो कहीं पर भी भागेगा। तो पूरा कंट्रोल रखो और हर दिन ऐसे जियो कि आज आप आज ही पैदा हुए हो या आज आपका नया दिन है, उस तरह से जियो। और बाकी नीचे का तो है ना कि yesterday इज पेड चेक, टुमारो इज प्रोमिसरी नोट। तो आने वाला कल और जो बीत गया उसके भरोसे मत रहो, आज में जियो, है ना। आज जो कैश है उसको एंजॉय करो, लिव दिस मोमेंट। नाउ हॉबी, ओके, रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन। The most relaxing and recreating force are healthy and religious attitude, good sleep, yoga, music and laughter. आपके जो भी हॉबीज है उसको डेवलप करो, है ना। घूमने जाओ, घूमने जाने से क्या होगा, आपका रिलैक्सेशन होगा, रिक्रिएशन होगा। जैसे बताया वन विहार जल विहार, है ना। हमारे जो ग्रीनरी, जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, और जो नदियां, तालाब, पानी, समुद्र होते हैं ना, ये सब बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर होते हैं। तो महीने में एक दिन जल विहार करो, मतलब किसी नदी, तालाब, समुद्र के किनारे घूमने जाओ, या एक दिन वन विहार करो, जंगल में जाओ, पेड़ पौधों के नजदीक रहो, है ना। या कहीं ऐसी जगह, साल में एक बार ऐसी जगह घूमने जाओ जहाँ पे आपको कोई जानता ही नहीं है ना, वहां पे टाइम बिताओ। तो रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन, अपने लिए टाइम निकालो। द मोस्ट रिलैक्सिंग एंड रिक्रिएटिंग फोर्स आर हेल्दी एंड रिलीजियस एटीट्यूड। अच्छा नींद लो, योगा करो, म्यूजिक सुनो, है ना, हंसी खुशी जिंदगी गुजारो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो ना। अपना आपका जो भी रिलीजन है, धर्म, यहाँ पे धर्म मतलब ऐसा नहीं कि मैं हिंदू मुस्लिम धर्म की बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी है उसके लिए लॉयल रहो, फेथफुल रहो। और अच्छे नींद कैसे लेनी है वो सीखो कि बिना टेंशन फ्री होके। हमें नींद कब उड़ जाती है, जब हम कुछ गलत काम करते हैं ना, तब हमारी नींद उड़ जाती है।
जो लोग ईमानदारी मेहनत से काम करते हैं ना, वो तो बिस्तर पे जाएंगे और तुरंत सो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, वो बैठे बैठे भी सो सकते हैं। लेकिन जब अगर आपने कुछ गलत किया है, यम और नियम उसको फॉलो नहीं किया ना, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। नींद उड़ी तो समझ जाओ मैंने कुछ गलत किया है, उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए है ना, अच्छी नींद किस तरह से मिलेगी, उसके लिए वो जो 8 घंटे की आपको नींद लेनी है, वो उतनी ही अच्छी होगी जितना घंटा आपने जागृत समय में जैसा बिताया होगा। ओके, तो आप प्रेजेंट में रहो, अपना काम करो, टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखो, अच्छा नींद लो, अच्छा म्यूजिक सुनो, है ना, जो आपको इंजॉयमेंट देती है वैसा काम करो, और मिताहार लो, सात्विक फूड लो, फ्रेश फूड लो, है ना, और योग निद्रा करो, विजुअलाइजेशन करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ग्रेटिट्यूड फॉलो करो। लाफिंग और ह्यूमर ना, अगर आप जो बोलते हैं ना किसी किसी को कि इसका प्रेजेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है ना, वो तुरंत बातों को, या कोई कोई इंसान जब घर में या किसी जगह एंटर होता है तो सब बहुत हंसने लगते हैं, या वो सबको बहुत हंसाता है, जैसे हम लोग कपिल शर्मा को देखते हैं या बहुत सारे लाफ्टर क्लब वाले को देखते हैं, है ना, उनको देखते ही हमें हंसी आती है। तो ऐसी चीजें सुनो, ऐसी चीजें देखो, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको हंसाते हैं, है ना, उससे आपका स्ट्रेस कम होगा। और यही चीज आप घर और ऑफिस दोनों में ही रखो कि ज्यादा ह्यूमर रखो, है ना, अपने ऊपर भी जोक बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपका मसल टेंशन भी रिलीज होगा, ब्रीदिंग इंप्रूव होगा। आपने देखा होगा कि जब आपके स्कूल के फ्रेंड्स आपके साथ मिलते हैं ना, स्कूल में जब थे 10th स्टैंडर्ड के पहले वाले, जब अगर आपका कोई फ्रेंड मिलता है ना, तो आप उसके साथ बहुत रिलैक्स रहते हो, उसके साथ तो पता नहीं कितने सारे जोक करते हो, हंसी मजाक करते हो, और उस दिन आपका अच्छा जाता है। लेकिन जब आप अपने ऑफिस वाले जो कलीग है ना, उनके साथ रहते हो ना, तो इतना मजा नहीं आता। वो भी आपके फ्रेंड है लेकिन उतना मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंड्स थे ना जिनके साथ आप 10th स्टैंडर्ड के पहले टाइम निकाला था, एकदम स्ट्रेस फ्री लाइफ हो के आपने पता नहीं क्या क्या किया था, वो याद कर करके भी ऐसे ही खुश हो जाते हो आप, है ना, स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। ठीक है। और जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो भी आपके फ्रेंड्स है, लेकिन फिर भी क्योंकि उनको भी किसी प्रकार का तनाव है आपको, तो आप उतना खुल नहीं पाते। इसीलिए आप उन लोगों के साथ रहो जिनसे आपको अच्छा लगता है। ओके। और आपके शरीर में है ना एंडोर्फिन या आपके जो हार्मोन्स है ना, जो आपको खुश रखते हैं, वैसे सब हार्मोन्स को है ना एक्टिवेट करने के लिए अपने आप को हमेशा खुश और पॉजिटिव रखो। ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। अभिनिवेश सुना है आपने? क्या है वो? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश है, हमारे दुख है। अभिनिवेश मतलब कि जो दुख हमें मरने का लगता है, वो ना, मरने का जो फियर है, मरने का जो डर है, वो है अभिनिवेश। और अगर आपको है ना, आपको कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके परिवार में कोई है, अगर ऐसा लगा उसको कुछ बीमारी हो गई, तो आपके मन में फियर आ जाता है। आपने सुना है किसी के घर में कैंसर होता है ना, तो कैंसर सिर्फ वो एक इंसान को नहीं होता है, कैंसर पूरे परिवार को हो जाता है। क्योंकि कैंसर में जो इंसान है उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको देख देख के परिवार के जो दूसरे सदस्य है ना, उनको लगता है कि वो खुद मर रहे हैं, है ना। या कोई भी बीमारी है ना, वो आपको जो मरने का जो डर है ना, वो भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा भय पैदा कर देता है, निगेटिविटी ला देता है। या हम अगर किसी को खो देते हैं ना, तब भी हमारे अंदर स्ट्रेस या निगेटिविटी आ जाती है कि अब हम क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। पर इन सब से दूर करने के लिए भी अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, रखो, क्योंकि समय जो है हर चीज को भुला देता है। फिर आगे बढ़ो आप, क्योंकि इस दुनिया में जो आया है वो उसको जाना ही है। सब फिलोसफी पढ़ते हैं, है ना, लेकिन फिलोसफी दूसरों को समझाने में अच्छा लगता है, लेकिन खुद के ऊपर आता है तो नहीं होता है ना। इसलिए ट्राई करो कि उस फिलोसफी को भी फॉलो करो कि हम जो आए हैं तो हमको जाना ही है, सबके जाने का एक दिन होता ही है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, इसलिए उसे डरो मत। ठीक है, और आगे बढ़ो, है ना। रिमेम्बर, नो वन लिव दिस वर्ल्ड अलाइव, है ना, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी, ऐसा एटीट्यूड रखो। ठीक? चलो अभी यहाँ पे ना 45 स्लाइड नंबर 45 कंप्लीटेड, ऐसा आपके बुक में लिख के रखो। तो नेक्स्ट टाइम शायद हमारा आधा पौना घंटा में ही हो जाएगा लेक्चर, लास्ट लेक्चर रहेगा। तो ये 45 स्लाइड नंबर 45 ऐसा लिख के रखो कंप्लीटेड। अभी मंडे